मैक्रो में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है मनी एंड सेकंड पार्ट है हमारा बैंकिंग। इसमें सबसे पहले लिखो मनी के केस में कंसेप्ट ऑफ मनी। सबसे पहले टॉपिक लिखो कंसेप्ट ऑफ मनी। मनी का कंसेप्ट हमारा क्या है? मनी के कंसेप्ट में एक चीज ध्यान रखना, हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मनी। क्योंकि अगर एक बार फंक्शन ऑफ मनी समझ आ गया ना, तो मनी की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखो फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में हमारे मनी के दो फंक्शंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी और मनी का दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का एक होता है प्राइमरी फंक्शन मतलब मेन फंक्शन, और एक हमारा मनी का होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन दो होते हैं और सेकेंडरी फंक्शन भी मनी के दो होते हैं। प्राइमरी फंक्शन में हमारा ध्यान रखना 2m होता है, शॉर्ट फॉर्म बताना, और सेकेंडरी फंक्शन में 2s होता है। 2m में सबसे पहले m से आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें हमारा दूसरा आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद लिखना मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर को स्टोर भी कहते हैं, मेजर या स्टोर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में अगेन हमारे दो होते हैं 2s से। सबसे पहला मेजर ऑफ वैल्यू लिख लिया। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू के बाद यहाँ पे लिखना 2s में आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ से काट लो स्टोर, कभी कंफ्यूजन हो जाए। स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो आते हैं 2m। पहला है m से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरे से मेजर ऑफ वैल्यू। और 2s सेकेंडरी फंक्शन में क्या आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। एमसीक्यू में कई बार आता है। अब सबसे पहले लिखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले लिखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सपोज करो हमें कोई गुड्स खरीदना है, सपोज करो हमें कोई गुड्स खरीदना है, तो हमें 1 kg आटा खरीदना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे जो 1 kg आटा का होगा, तो 1 kg वीट का रेट होगा वो पे करेंगे, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, मनी के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए मनी हमारा क्या होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो लिखो इट मीन्स money can be used, it means money can be used to make payment, to make payment for all the transactions, for all the transactions of goods and services। कोई भी गुड्स खरीदे, जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम पता है, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स, जैसे वीट के बदले राइस, राइस के बदले वीट। लेकिन अब क्या हो गया, कोई भी हमें गुड्स खरीदना है तो उसको, या सर्विसेज खरीदनी है तो उसके बदले हम पेमेंट कर देंगे थ्रू मनी। तो मनी क्या है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन क्या था प्राइमरी फंक्शन में, मेजर ऑफ वैल्यू। देखो मेजर ऑफ वैल्यू। अब देखो जो पैसा होता है ना, मनी होता है, उसकी एक मेजरिंग यूनिट होती है। क्या होती है, मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे इंडिया में रुपीज में, जितना भी इंडिया में मनी है उसको हम किस में डिनोमिनेट करते हैं, रुपीज में। ठीक है, यूएसए, यूएसए में मनी को कैसे डिनोमिनेट करते हैं,
यूएसए में डॉलर है, ठीक है, और अगर लंदन है, यूके है, तो उसमें पाउंड। और लंदन में क्या चलता है, जैसे पाउंड चलता है। तो मनी की क्या होती है, एक मेजरिंग यूनिट होती है, मेजरिंग वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इट मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन, money works as a common denomination in which values of goods and services, values of goods and services are expressed, value of goods and services are expressed। नेक्स्ट लिखो, थर्ड है हमारा, सेकेंडरी फंक्शन में था ना, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो लिखो स्टोर ऑफ वैल्यू। अब सपोज करो हमें कर्ड को स्टोर करना है, जो दही है उसको हमें स्टोर करके रखना है वेयर हाउस में। तो हम मैक्सिमम 3 डेज, 5 डे, या मैक्स टू मैक्स 1 वीक तक क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है ना। कर्ड क्या है, पेरिशेबल गुड्स है। लेकिन अगर हमें मनी को स्टोर करना है, तो मनी को जैसे बैंक में स्टोर कर रहे हैं, या लिक्विड फॉर्म में अगर हम कैश में भी स्टोर करें, तो मनी को तो स्टोर किया जा सकता है 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी चाहे। तो मनी की वैल्यू क्या होती है, स्टोरेबल वैल्यू होती है। मनी मतलब मनी को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें लिखो, मनी कैन बी easily stored for future use, मनी कैन बी इजीली स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इसको हम कैश में भी रख सकते हैं और इसको हम बैंक में भी रख सकते हैं। और फ्यूचर में पेमेंट चाहे तो हम इससे कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में पेमेंट चाहे तो इससे कर सकते हैं। इसी में आगे लिखो, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द गुड्स, मोस्ट ऑफ द गुड्स विच आर पेरिशेबल, विच आर पेरिशेबल are difficult to store, are difficult to store, and therefore money is money is used to store, money is used as a store of value कर दो, money is used as a store of value। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कोई नहीं, से समझ लो, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट पता है क्या होती है, अकाउंट्स में यूज होता है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ए ने बी को क्रेडिट पर सेल करी, 4 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, तो क्या बी अभी पेमेंट कर देगा, बी पेमेंट करेगा कब, आफ्टर 4 मंथ्स। तो मनी को क्या हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए, बिल्कुल। 4 महीने बाद बी क्या करेगा, ये मनी यूज कर लेगा टू पे टू मिस्टर ए। समझ आया। तो मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो इसको अकाउंट्स के क्रेडिट ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। तो इसमें लिखो, यहाँ पर लिखो, मनी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट इन फ्यूचर लाइक फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लाइक फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब डेफिनेशन लिखो, मनी की डेफिनेशन। अब समझ आ जाएगा मनी की डेफिनेशन क्या है। इसमें लिखो, मनी इज समथिंग, मनी इज समथिंग generally accepted, money is something generally accepted as a, 4 चीजें
एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा एज अ measure of value, comma as a store of value, and as a standard for deferred payment, standard for deferred payment. ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, फ्रॉम द गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये पिक्चर दे रखे हैं, पिक्चर ए बी सी एंड डी। यहाँ पर दे रखा है शर्ट का प्राइस है 410, यहाँ पे हमें दे रखा है इस शर्ट का प्राइस है 560। सबसे पहले दे रखा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी हाईलाइटेड इन पिक्चर ए बी सी एंड डी। जो ए बी सी और डी पिक्चर में हमें फंक्शन ऑफ मनी शो हो रहा है वो हमें बताना है। तो ए में हमारा कौन सा फंक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं ए में? यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें लिखा है लोन अप्रूव, ये लिखा है लोन अप्रूव। ये क्लियर नहीं है ना, इसलिए मैं ये लिख के बताऊँ। इसमें लिखा है लोन अप्रूव, बैंक ने लोन क्या किया है? अप्रूव किया है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये पैसा आ गया ना। लोन अप्रूव मतलब बैंक ने हमारा लोन अप्रूव कर दिया, हमें लोन मिल रहा है, तो हमारे पास पैसा आया है। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा हमारा? हाँ, ये कौन सा कहलाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कौन सा कहलाएगा? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्योंकि आज हमारे पास लोन आया है, पेमेंट कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उसके बाद सेकंड वाली इमेज हमें क्या बता रही है? ये फ्रूट्स को खरीद लिया, उसके बदले पैसे दे दिए। ये मोबाइल खरीद लिया, उसके बदले पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये क्या कहला रहा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। थर्ड वाली इमेज क्या दिखा रही है? सी वाली। ये एक तरह से गुल्लक है ना? उसमें ये पैसे क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम इसे क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। और लास्ट वन, फोर्थ इमेज क्या बता रही है? फोर्थ इमेज क्या बता रही है? देखो दोनों में क्या लिखा है? रुपीज और रुपीज। मतलब इंडिया में जो सेल हो रही है शर्ट्स, सबका प्राइस टैग किस में है? रुपीज में। तो सेम कॉमन डिनोमिनेशन है, मतलब मेजर ऑफ वैल्यू। समझ आया? तो इस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? कैटेगराइज द फंक्शन ऑफ अबव एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। हमें बताना है इनमें से कौन से प्राइमरी और कौन से सेकेंडरी फंक्शन है। तो देखो, 2m प्राइमरी फंक्शन है, जो m से स्टार्ट होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये तो क्या हो जाएंगे? प्राइमरी फंक्शन। और 2s जो s से स्टार्ट होता है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, ये क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन। समझ आया? थर्ड क्या है? विच फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा ऐसा मनी का फंक्शन है चारों फंक्शन में से जिसको हम यूज करते हैं एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज? एक्सचेंज रेशियो का मतलब क्या है? कि अगर यूएसए से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो कितना पैसा देंगे? यूएसए से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो कितना पैसा देंगे? हम तो रुपीज में देंगे ना। तो कौन सा फंक्शन आएगा? मेजर ऑफ वैल्यू। समझ आया? मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये समझ आया? एक्सचेंज रेशियो जब भी आ जाए तो इसका मतलब क्या है? कि इंडिया का रुपीज एक्सचेंज होगा डॉलर से या पाउंड से। तो एक्सचेंज रेशियो का मतलब है मेजर ऑफ वैल्यू। विच फंक्शन ऑफ मनी सेपरेट्स द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। कौन सा फंक्शन परचेज सेल को परचेज और सेल को सेपरेट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में तो करते हैं, परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, और सेल कर रहे हैं तो पेमेंट आएगी। तो ध्यान रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा इस बार आ सकता है, क्योंकि इस बार ही ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हमारे एप्लीकेबल होंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आंसर दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद देखो ये पिक्चर है, पिक्चर नंबर 2। यहाँ पर दे रखा है पॉटर टू फार्मर। जो ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उसे वो कहता है पॉटर कहते हैं। इन्होंने क्या कहा? आई विश टू टेक वीट फ्रॉम यू इन एक्सचेंज ऑफ पॉट्स। पॉटर ने क्या कहा
कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगी, मैं वीट लेना चाहती हूँ और तुम मुझसे क्या ले लो इन रिटर्न, मिट्टी के बर्तन ले लो, पॉट्स ले लो। फार्मर टू वेवर, फार्मर ने कहा आई वुड लाइक टू एक्सचेंज वीट विद क्लोथ। फार्मर के पास वीट है, गेहूं है, और जो वेवर है वो कपड़े बनाता है, उसके पास क्या है, क्लोथ है। उसने कहा कि तुम मेरे से वीट ले लो और मेरे को क्या दे दो, क्लोथ दे दो। वेवर टू पॉटर, इसने क्या कहा कि मैं रेडी हूं कि तुम मुझे पॉट्स दे दो। इसने पूछा था ना कि मैं रेडी हूं, तुम मुझे पॉट्स दे दो, मेरे से क्या ले लो, क्लोथ ले लो। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, यहाँ पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन है विच लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। अभी हमने लिमिटेशन नहीं पढ़ी है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। विच लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज हाईलाइटेड इन द गिवन पिक्चर। जैसे वो अपना मिट्टी का बर्तन दे रही है, बदले में क्या ले रही है, वीट ले रही है, तो इसमें कौन सी लिमिटेशन है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। एक लिमिटेशन होती है बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब देखो, वीट को एक्सचेंज कर रहे हैं पॉट से, अब 2 kg वीट अगर चाहिए तो उसके बदले कितने पॉट दें, क्या हम ये पता कर सकते हैं, नहीं। हो सकता है, यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, इसने कहा कि मैं वीट ले लूंगी, इन रिटर्न क्या ले लेना, मेरे से पॉट ले लेना। लेकिन अगर ये रेडी नहीं होता है, अगर ये रेडी नहीं होता है, ये कह रहा है कि मेरे को पॉट की जरूरत ही नहीं है, मेरे को मिट्टी के बर्तन की जरूरत ही नहीं है, तो क्या डबल कोइंसिडेंस मीट करता है। डबल कोइंसिडेंस मतलब जो सामने वाला बेच रहा है, जिसे वो बेच रहा है उसे भी वही चीज चाहिए। मनी के केस में ऐसा नहीं होता, मनी के केस में तो मनी मिल जाता है। एक्सचेंज के केस में क्या है, भाई मैं तो वीट तभी लूंगा ना, मैं वीट तभी लूंगा जब इन रिटर्न सामने वाला क्या हो, पॉट बेचने को तैयार हो। समझ रहे हो, तो यहाँ पर क्या आता है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ। समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी विच हैज ओवरकम द लिमिटेशन आइडेंटिफाइड इन वन अबव। पहली लिमिटेशन क्या थी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। ये हम तो पॉट बेचना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला क्या पता ना खरीदे। उसका जो ये लिमिटेशन है उसको किसने सही किया, उसका क्या सॉल्यूशन आया, मनी आया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि भाई तुम मुझे पॉट दे दो, मैं तुम्हें इन रिटर्न क्या दे दूंगा, मनी दे दूंगा। अब यहाँ पे वीट की तो जरूरत ही नहीं है, हो सकता है कि मुझे वीट की जरूरत ही ना हो, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का क्या सॉल्यूशन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ आया। स्टेट एनी टू मोर फंक्शंस ऑफ मनी अपार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड इन टू अबव। बाकी क्या क्या फंक्शंस हैं कोई भी बता दो, कौन से तीन तीन बचे। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो मतलब मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। ये ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें ये दे रखा है और इसके तीन क्वेश्चन है। ये देखो, फ्रॉम द गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई एम रेडी टू गिव 2 मीटर ऑफ क्लोथ इन प्लेस ऑफ योर 5 kg राइस। ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें 2 मीटर क्लोथ दे दूंगा, वेवर होगा ना ये, कपड़े का काम करता है, और तुम मुझे इन रिटर्न, फार्मर होगा, क्या दे देना, 5 kg राइस दे देना। यहाँ पर ये कह रहा है आई विल गिव ओनली 4 kg ऑफ राइस फॉर 2 मीटर ऑफ क्लोथ। इसने क्या कहा था कि मेरे को 5 किलो चावल दे देना, लेकिन ये एग्री नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, मैं 5 नहीं दूंगा, कितने किलो दूंगा, 4 किलो, कि 2 मीटर के बदले मेरे हिसाब से कितना बनता है, 4 किलो राइस बनता है। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज हाईलाइटेड इन द गिवन पिक्चर। कौन सी यहाँ पर लिमिटेशन बार्टर सिस्टम की बताई गई है, सोचो। ऊपर क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, लेकिन वहां पे वो मान गया था, वहां पे तो वो रेडी था कि मैं वीट के बदले पॉट को एक्सचेंज कर लूंगा। तो वहां पे आता लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स आया था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक लिमिटेशन आएगी बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब दोनों रेडी तो है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड कब आता, जब वो कहता भाई मेरे को तो क्लोथ चाहिए ही नहीं,
राइस देने के बदले क्लोथ चाहिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की दिक्कत आ रही है ना, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि ठीक है वो कह रहा है 2 मीटर क्लोथ तो ले लूंगा लेकिन उसके बदले 5 किलो नहीं दूंगा, राइस कितने दूंगा, 4 किलो, 4 kg। तो क्या आ रहा है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की दिक्कत आ रही है कि ये कह रहा है, ये मेजर कर रहा है 5 kg और ये कितना मेजर कर रहा है 2 मीटर कपड़े के बदले 4 kg। तो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, समझ आया। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, जो पढ़ता हो ये वाला। विच फंक्शन ऑफ मनी हैज ओवरकम द लिमिटेशन आइडेंटिफाइड इन वन अदर, कौन से फंक्शन ने इस वाली लिमिटेशन को ओवररूल किया होगा, कौन सा फंक्शन ऑफ मनी, मेजर ऑफ वैल्यू। दिक्कत क्या आ रही थी, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब इसके लिए क्या आया फंक्शन ऑफ मनी, मेजर ऑफ वैल्यू, कि भाई तुझे 2 किलो, वो सॉरी 2 मीटर कपड़ा देना ना, 2 मीटर कपड़ा दे और इसके बदले मेरे से क्या ले ले, मनी ले ले, क्या ले ले, ठीक है। तो मेजर ऑफ वैल्यू वाला हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इसको लिमिटेशन को ओवररूल करेगा। लिमिटेशन का सॉल्यूशन क्या आया, मेजर ऑफ वैल्यू, समझ आया, ठीक है। थर्ड क्या है, द फंक्शन ऑफ मनी आइडेंटिफाइड इन सेकंड अबव इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ये जो मेजर ऑफ वैल्यू है जो सेकंड में हमने आइडेंटिफाई किया है फंक्शन, क्या ये सेकेंडरी फंक्शन है, ये कह रहे हैं सेकेंडरी फंक्शन है, तो क्या सही कह रहे हैं, नहीं। 2m मेजर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, प्राइमरी, तो ये क्या है, गलत है, रिफ्यूट है। सही आंसर क्या होगा, ये प्राइमरी फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन। ये क्या कह रहे हैं, गलत क्या है, समझ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्यूट। पता है ना डिफेंड का मतलब क्या है, ट्रू, और रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, फॉल्स। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है, दोनों क्वेश्चन थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं लेकिन डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन क्या है, डिफरेंस है। देखो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, पहले वाले में क्या हो रहा था, वीट और पॉट तो एक्सचेंज हो रहे थे, वीट और पॉट में तो वो मान गए, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी माना है, इसका थोड़ी दे रखा है कि फार्मर और वेवर भी मान गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आ गई थी। वहां पे दोनों मान गए थे, वहां पे दो ही पार्टियां दोनों मान गए थे, लेकिन दिक्कत कहीं 5 किलो चावल और 4 किलो चावल, कि वो कह रहा है कि मेरे 2 कपड़े 2 मीटर क्लोथ के बदले कितना बनता है, 5 किलो। अब वो कह रहा है नहीं, कितना बनता है, 4 किलो। समझ आया, तो ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था वो था फंक्शंस ऑफ मनी, क्या था, फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये टॉपिक है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, 4 मेजर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। पहला है M1, फिर M2, M3 एंड M4। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कितने हैं, 4 है, M1, M2, M3, M4। M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। सबसे पहले क्या होता है, लोगों के पास, पब्लिक के पास क्या होता है, या तो करेंसी नोट्स होते हैं, 100 का, 50 का, 20 का, 500 का, करेंसी नोट्स हो गए। और कॉइन में जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के कॉइन हो गए। प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। किसी को पता है डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, एक होता है सेविंग डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होता है जिसे हम कभी भी, रीपेबल होता है ऑन डिमांड, रीपेबल होता है ऑन डिमांड, कि जब भी चाहे हम उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट होता है अदर डिपॉजिट विद RBI। ये बैंकिंग चैप्टर में आता है। कॉमर्शियल बैंक को ना अपना मिनिमम कुछ परसेंटेज रखना होता है किसके पास, RBI के। चलो, अदर डिपॉजिट विद RBI, तो क्या क्या अदर डिपॉजिट विद RBI में बैंकिंग में आता है, जैसे कुछ ना मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट का कॉमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, RBI के पास, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। तो ये सब भी इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो M1 में क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन जो पब्लिक के पास है, प्लस कौन सा डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक के, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। उसके बाद M2 में M1 तो आता ही है, मतलब ये पूरे तीनों चीजें तो आती हैं, प्लस एक चीज और आता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पहले पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में भी लोग पैसा जमा किया करते थे जब म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं आया था। तो M1 तो आएगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। फिर M3 में M1 तो आएगा, ध्यान रखना M3 M2 से शुरू नहीं होगा, M3 भी किससे होगा, M1 से, ठीक है। M1 आएगा प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। जैसे हमने FD कराई, FD किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए कराते हैं ना, 4 साल, 5 साल, 2 साल, तो वो होता है नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक।
अब M4, जो M4 है वो M3 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे गलती मत कर देना। ये M2 और M3 तो किससे शुरू हो रहे थे, M1 से, लेकिन M4 किससे स्टार्ट होगा, M3। मतलब M4 में ये दोनों चीजें तो आएंगी, M3 वाली, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखना यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखना, जो M2 है ना उसमें क्या लिखा है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, और M4 में क्या लिखा है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, क्योंकि दोनों में क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, लेकिन M2 में है सेविंग डिपॉजिट, और M4 में टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। दूसरा, M2 और M3 किससे स्टार्ट हो रहे हैं, M1 से, लेकिन M4 किससे स्टार्ट हो रहे हैं, M3 से। समझ आया? देखो, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी, H, हाई पावर्ड मनी, इसको सब लिख लेना, हाई पावर्ड मनी कई बार आते हैं। ये क्या होता है, इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय RBI and government, it is the money produced by RBI and government। ठीक है, जो भी मनी RBI एंड गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाई पावर मनी कहते हैं। ध्यान रखना, कई बार ये MCQ में आ जाते हैं। इसमें लिख लो, इट इंक्लूड्स, एक पॉइंट और लिख लो, इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक, एंड कैश रिजर्व विद बैंक, कैश रिजर्व विद। देखो, अब यहाँ पर मनी, मनी क्यों आया था, इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी। मनी इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशन थी। ऊपर केस स्टडी में भी आया था। पहला क्या है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, आया था ना ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, पहले समझ लो। ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स। ए बी के साथ एक्सचेंज कर सकता है गुड्स तभी तो, जब ए के पास वो वाले गुड्स हैं जो बी खरीदना चाहता है, एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स, एंड बी के पास वो वाले गुड्स हैं जो ए खरीदना चाहता है। अदरवाइज जो गुड्स एक दूसरे को हम बेच रहे हैं, अगर सामने वाला खरीदना नहीं चाहता तो हम नहीं बेच पाएंगे। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की कमी होती है किसमें, बार्टर सिस्टम में। जैसे कि हमें सपोज करो वीट बेचना है, और सामने वाले को क्या करना है, सामने वाले को शर्ट बेचनी है। अब हमें वीट तो चाहिए, जो शर्ट बेच रहा है उसे वीट तो चाहिए, लेकिन जो शर्ट बेच रहा है सामने वाले को, उसे शर्ट नहीं चाहिए, उसे शर्ट नहीं चाहिए। मतलब शर्ट वाले पर्सन को वीट तो चाहिए तो हम तो दे देंगे, लेकिन वो जो हमें शर्ट दे रहा है ना, हमें शर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या डबल कोइंसिडेंस हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का जो एक दूसरे को बेचना है वो मैच नहीं करा ना। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की दिक्कत आती है। दूसरा क्या दे रखा है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये भी था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। इसमें क्या दे रखा है हमें, बार्टर सिस्टम में ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ द इक्वल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक वर्ड भी आया था ना, एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो आ जाए मतलब क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो एग्जांपल। इफ ए हैज व्हीट एंड बी हैज राइस, ए के पास क्या है, व्हीट, और बी के पास क्या है, राइस है, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हाउ मच व्हीट इज नीडेड टू एक्सचेंज विद 1 किलोग्राम ऑफ राइस। कितना व्हीट दे, गेहूं कितना दे 1 किलो राइस के बदले। मेजर करना क्या है, मुश्किल है ना। इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर द एक्सचेंज रेशियो इज फिक्स्ड रैंडमली। अब रैंडमली थोड़ा व्हीट दे देंगे, उसके बदले थोड़ा क्या दे देंगे, राइस। हो सकता है एक के पास ज्यादा चला जाए, दूसरे के पास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एक क्या करेगा, जनरली सफर करता है। तीसरा क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो फंक्शंस ऑफ मनी का ही स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट था।
उसी में आगे क्या लगा दिया, लैक ऑफ लगा दिया, तो क्या बन गया, लिमिटेशन ऑफ बार्टर। स्टोर ऑफ वैल्यू भी फंक्शन ऑफ मनी था, उसी में क्या लगा दिया, लैक ऑफ लगा दिया, तो क्या बन गया, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। इसीलिए तो मनी आया था। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, फ्यूचर में पेमेंट होती है। Contract involving future payment and credit transaction cannot take place with ease because of following reason. The borrower may not be able to arrange goods of the exact same quality at the time of repayment. अब जिस टाइम रीपेमेंट होनी है उस समय हो सकता है, अब रीपेमेंट पैसे की करनी है तो कर देंगे, लेकिन सपोज करो हमें 3 महीने बाद वीट देना है, हो सकता है हमारे पास उस समय वीट अवेलेबल ही ना हो, गेहूं अवेलेबल ही ना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना एक बार। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, अब वीट राइस वेजिटेबल नॉर्मली 6 महीने तक वीट रख सकते हैं, राइस को भी चलो 6 महीने 1 साल रख लेंगे, वेजिटेबल्स को 1 महीने 20 दिन 1 हफ्ता रख सकते हैं, 1 वीक। लेकिन टाइम के साथ क्या हो जाएगा, क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होती है किसकी, गुड्स की, क्योंकि पेरिशेबल होते हैं ना। स्टोरेज ऑफ वैल्यू में टाइम और एफर्ट भी लगता है, गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ किसकी, बार्टर सिस्टम। तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ इसको कैसे लिखना। लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम में यहाँ से लिखना, इसको तो पूरा लिख लेना, ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट को तो पूरा लिख लेना स्टार्टिंग से लास्ट तक विद एग्जांपल। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू में लिख लेना इन द बार्टर सिस्टम से लेकर एक्सचेंज रेशियो यहाँ तक, ठीक है, इसको लिखना बस यहाँ से यहाँ तक, इसमें एग्जांपल मत लिखना। थर्ड क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी टेकन विद ईज, और इसके बाद बस एक ये लिख लेना, इसको करना विद ईज, उसके आगे लिख लेना फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बस एक ही एग्जाम्पल बना देना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू में लिख लेना मोस्ट ऑफ द गुड्स से लेकर यहाँ तक, इसको लिख लेना बस हेडिंग, और ए पॉइंट लिख लेना इसका यहाँ से यहाँ तक। समझ आए, तो इसको एक बार लिख लो फटाफट से जितना पता है, लिख लो इसे।